वेलकम दोस्तों, मैं निवेश स्कैन इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम CHSL के 2019 का एक पेपर डिस्कस करेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन। तो मैथ्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था, ट्रिगो का सिंपल सा ही क्वेश्चन है। cos थीटा 1/√3 दे रखा है और कुछ एक्सप्रेशन का आंसर पूछा है। जब cos थीटा 1/√3 दे रखा है तो थीटा सीधा 60 डिग्री स्ट्राइक करना चाहिए। थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री की वैल्यू रखो नहीं यहाँ पर यार। 2 - 3/4। छोटे बच्चे थोड़ी, हमें समझ नहीं आता क्या? तुम्हें आता है, तेरे को पढ़ा है सब प्लेलिस्ट में हमने। थीटा को 60 रख दिया, प्लस cosec स्क्वायर 60 हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 1/2, सॉरी 2। 1/2 तो cos का होता है, sec का उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे निकाले कितना होगा तो 8 - 3 ये 5 हो जाएगा, नीचे 5/3 प्लस 4/3 प्लस 2, ये मिलाकर 3 हो गया। 9/3 9/3 हो गया, 3 + 2 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हिम्मत चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पहली बार स्क्रीन पे आता है तो एक बार थोड़ी घबराहट तो होती है। तो घबराहट बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहेंगे। दोस्तों, ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं। दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक का 12 सेंटीमीटर है। कॉमन कॉर्ड लेंथ 18 सेंटीमीटर है, तो दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ज्योमेट्री में क्या ट्रेन किया गया है आपको, एक बार डायग्राम बना के देखो तो सही पूछा क्या जा रहा है। तो डायग्राम अगर हम बनाते हैं, डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये दोनों सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है जो आपसे पूछा गया। एक की लेंथ 15 है रेडियस की, एक की लेंथ 12 है। कॉमन कॉर्ड, ये रहा कॉमन कॉर्ड। और आप जानते हो कि कॉमन कॉर्ड में ना ये बाइसेक्ट करता है, वो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। CBCD से आराम से प्रूव हो जाता है कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, आराम से प्रूव हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो आधा हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब ट्राइंगल को देखो, कौन सा ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC को देख लो। तो ट्राइंगल ABC को जब आप देखेंगे यार, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखता, वो भी प्रूव कर सकते हैं आराम से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। वो सब करना नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग फोकस करें, वो आप ज्योमेट्री में आराम से प्रूव कर सकते हैं कि एंगल CB 90 डिग्री। तो एंगल आप याद कर सकते हो कि लाइन जॉइनिंग सेंटर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉमन कॉर्ड। लाइन जॉइनिंग सेंटर, जो सेंटर को जो लाइन जॉइन करती है वो हमेशा कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है, वो आप याद कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB 12 आ जाएगा, चेक करके देखो AB 12 हो जाएगा। उसी तरीके से BD निकाल सकते हो, BD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। राइट, 144 में से 81 माइनस करेंगे 63 आ जाएगा। 63 के बाद रूट के बाहर निकालेंगे 3√7 आ जाएगा। रूट के बाहर निकालेंगे 63 के तो 3√7 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों का सब। आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों का सब। तो 12 + 3√7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये 12 है, 3√7 दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि A और B के इनकम का जो रेशियो है ना, वो 2:3 है। ए बी की इनकम का रेशियो 2:3 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:2 है। तो अगर इनकम को 2x और 3x मान लिया जाए, ए का इनकम 2x, बी का इनकम 3x, एक्सपेंडिचर को y और 2y मान लिया जाए, तो क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया हुआ है कि 90% एक्सपेंडिचर ऑफ बी ए के इनकम के इक्वल है। मतलब 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी ए के इनकम के इक्वल है, ये दिया हुआ है। तो यार y क्या हो गया, y हो गया 10x/9। y क्या हो गया दोस्तों, 10x/9। अब बात अगर सेविंग के रेशियो की आती है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सेविंग्स ऑफ ए अपॉन सेविंग्स ऑफ बी का रेशियो। तो सेविंग ऑफ ए क्या है, 2x - y, सेविंग ऑफ बी 3x - 2y। अब हम क्या करना है, रेशियो फाइंड करने के लिए y को यूज कर लेना है, जो आपने फाइंड किया, y को उठा के डाल देना है। 2x - 10x/9 ओवर 3x - 20x/9 सॉल्व करेंगे दोस्तों आप, तो आपको रेशियो क्या मिल जाएगा, ऊपर 8 मिल जाएगा और नीचे 7 मिल जाएगा, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, दिया है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक का 9 सेंटीमीटर।
कॉर्ड की लेंथ पूछी है बड़े सर्कल की, और वो कॉर्ड छोटे सर्कल का टेंजेंट भी है। बड़ा फेमस सा देखा देखा क्वेश्चन ये वाला। जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है, छोटे सर्कल का टेंजेंट है। यार आप जानते हो कि परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए, तो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से कॉर्ड तक का, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। आप अच्छी तरीके से जानते हो। आप ये जानते हो दोस्तों कि ये जो रेडियस है वो 15 है, और ये जो रेडियस है वो 9 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 12 हो जाएगा। लगा लो पाइथागोरस, 12 आधा हो जाएगा। पूरे कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 24। दोस्तों ट्रिगो का क्वेश्चन है, वही दिक्कत है, थीटा की वैल्यू डालने पर ना जो आंसर आएगा वो ज्यादा ऑप्शन से मैच कर सकता है। तो बेटर है कि हम तरीके से सॉल्व करना सीख लें। क्या तरीका? सिंपल यार, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो था ही, और नीचे इसका कॉस थीटा आ जाएगा। अभी तक हम सिर्फ न्यूमरेटर को लिख रहे थे, अब डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं। डिनोमिनेटर में 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, अच्छी बात है। कॉस को लिख दिया, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ नहीं किया यार, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। कुछ हुआ क्या इससे? देखते हैं। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर थीटा को जैसे आप सब्स्टिट्यूट करना सोच रहे थे, मान लो थीटा को आपने पाई बाय 4 रखा होता, तो पता है 1 बाय रूट 2 आ जाता है। 1 बाय रूट 2 कॉस पाई बाय 4 भी होता है, कॉस 45 भी 1 बाय रूट 2 होता है, और साइन 45 भी 1 बाय रूट 2 होता है। साइन थीटा भी ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी गेन करो। सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन से तो मैच हो ही जाएगा। तो ये दिक्कत होती है यार थीटा सब्स्टिट्यूट करने में। तो सॉल्व करना आना चाहिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, अगर देखता है ऑब्जर्वेशन दिखती है कि वैल्यू डाल की ज्यादा आसानी से हो रहा है तो जरूर कर लो, लेकिन सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। तो उससे एक अलजेब्रा का मजेदार क्वेश्चन है ये, ए क्यू माइनस बी क्यू की फीलिंग आनी चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहां ए रूट 3x है और बी रूट 2y है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा जो कैपिटल ए है, जो कैपिटल ए, आराम से कंपेयर कर लो इनसे, तो आपको आसानी से दिख जाएगा कि जो कैपिटल ए है वो 3 है, राइट? कैपिटल ए है वो रूट 3 है। तो स्मॉल ए का स्क्वायर होना चाहिए था। स्मॉल ए का स्क्वायर क्या होगा? रूट 3x का स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है ही, तो ये 3 हो जाएगा। जो माइनस बी है, माइनस बी वो ए बी क्या हो रहा है? ए बी हो रहा है रूट 3 इंटू रूट 2 मतलब रूट 6xy। ए बी हो रहा है रूट 6xy, तो माइनस बी रूट 6 होगा। और उसी तरह सी ना 2 हो जाएगा। फाइंड कर लो, अब जो चाहिए फाइंड कर लो ना यार। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वैल्यू डालिए 9 माइनस 6 प्लस 4, तो 9 माइनस 6 प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो क्या किया आपने? ऑब्जर्व कर लिया कि यार ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ऑब्जर्वेशन शार्प होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करोगे? हम हैं आपके लिए। दोस्तों ट्रेन का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 ट्रेन्स हैं, दोनों की ट्रेन की लेंथ सेम है। 2 ट्रेन की लेंथ सेम है, पैरेलल ट्रैक्स पे दौड़ते हैं एक ही डायरेक्शन। स्पीड किलोमीटर पर आवर में दोनों की दे रखी है। तो तेज वाली ट्रेन है वो 63 सेकंड में दूसरे को पास कर जाती है। तो हर एक ट्रेन की लेंथ कितनी पूछी गई, तो इसके लिए समझनी जरूरी है बात आपको कि किलोमीटर पर आवर है, सेकंड है, तो पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे यार, तो 15 मीटर पर सेकंड आता है पहले की स्पीड, और दूसरे की स्पीड फ्रैक्शन में ही रह जाएगा। ये 6 से करो तो 3, 6 से करो तो 7, तो 35/3 मीटर पर सेकंड आता है। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड कितनी? रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, तो एक अगर मान सोचो एक 10 की स्पीड से जा रहा है, एक उसी डायरेक्शन में 8 की स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड 2 है। स्लो वाले को लगेगा कि फास्ट वाला मेरे से 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ता चला जा रहा है, और फास्ट वाले को लगेगा स्लो वाला 2 मीटर पर सेकंड से पीछे छूटता चला जा रहा है। रिलेटिव स्पीड आप जानते होगे, रिलेटिव स्पीड 15 माइनस 35/3 कम्स आउट टू बी 10/3 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि हम मान लेते हैं कि स्लो वाला है ना, वो अगर रुका हुआ है तो फास्ट वाला कितनी स्पीड से चल रहा होता। रिलेटिव स्पीड मतलब स्लो ट्रेन में जो बंदा बैठा है, धीमी ट्रेन में जो बंदा बैठा है, उसको क्या लग रहा होगा कि फास्ट ट्रेन वाला बंदा कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वो होता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्लोअर ट्रेन ऑब्वियसली हमने फाइंड किया।
तो चलो ये फाइंड कर लिया हमने। अब आगे का रास्ता समझते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं ये कि 63 सेकेंड में बड़ा वाला छोटे को पास करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक ट्रेन पास करने का क्या मतलब था वो देखते हैं। ये एक्स है, एक्स, ठीक है। तो जब ये ट्रेन, ये फास्ट ट्रेन है, ये फास्ट वाली ट्रेन है, ये ट्रेन जब यहां से यहां पर आ जाएगी पूरी, मतलब फास्ट ट्रेन का जो लास्ट वाला बॉगी है वो स्लो ट्रेन के इंजन के जस्ट आगे निकल जाएगा, तब हम बोलेंगे कि फास्ट ट्रेन ने स्लो ट्रेन को ओवरटेक कर लिया है। तो ये जो कितना लेंथ कवर कर रही है, यहां से टेल को देखो, अगर आप तो टेल को अगर आप देखेंगे तो टोटल ये लेंथ, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना कवर हो रहा है, 2x लेंथ कवर हो रहा है। टोटल कितना लेंथ कवर हो रहा है, 2x लेंथ कवर हो रहा है, राइट। और हम स्पीड जानते हैं, टाइम जानते हैं, तो 2x कितना हो रहा है, जो 2x है, 2x लेंथ कवर हो रहा है, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो 63। इसका मतलब 2x की जो वैल्यू है ना यार वो 210 है। 2x की वैल्यू 210 है, आपको x चाहिए, एक ट्रेन की लेंथ चाहिए, गलती मत करना, 2 से डिवाइड करना मत भूलना, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो क्या किया, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, रिलेटिव स्पीड फाइंड की, डिस्टेंस फाइंड कर लिया और पता कर लिया फिगर से कि जो डिस्टेंस है ना यार वो दोनों ट्रेन की लेंथ का सम है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था वॉल्यूम ऑफ कोन का, थोड़ी बस कैलकुलेशन है। वॉल्यूम ऑफ कोन दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ये 924 है, 924 है। तो आपको चाहिए क्या, ध्यान रखो, आपको रेडियस नहीं चाहिए, आपको एरिया चाहिए। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना होता है यार, बेस सर्कुलर होता है ना कोन का, एरिया बेस होता है पाई स्क्वायर। काम हो गया दोस्तों, आर पाई स्क्वायर जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको वो 924/6 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो जरूरी नहीं कि आर फाइंड किया जाए, जो फाइंड करना है उस पर नजर दो, वो क्या पता आपके इक्वेशन में छिपा बैठा हो। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। ट्राइंगल एबीसी है, AB 7, BC 24, AC 25, राइट एंगल ट्राइंगल है, साफ देख के पाइथागोरस थ्योरम रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। राइट एंगल कहां पर है, बी पर है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, ठीक है। तो AB आपका 7 है, ये 24 है और 25 है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इसके मीडियन पे मिलता है, सेंट्रॉइड इसके मीडियन पे मिलता है। आप जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को जब आप सामने वाले से ज्वाइन करते हो ना तो ये तीनों की लेंथ सेम होती है। हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को अगर आप सामने वाले से ज्वाइन करते हो तो तीनों सेगमेंट की लेंथ सेम होती है, ये आपको जानना चाहिए ज्योमेट्री में सीखते हुआ। ये मीडियन हो गया ना यार, तो मीडियन हो गया तो जो जी है, तो आप बोल सकते हो ना, आप जानते हो कि जो बीजी की लेंथ है वो 2/3 ऑफ बीडी है, और बीडी क्या है, बीडी खुद एडी है, और एडी क्या है भैया, एडी हाफ ऑफ एसी है। कुछ बचा क्या करने के लिए, AC/3 हो गया, एसी की लेंथ तो 25 है, तो 25/3 सेंटीमीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्या यूज किया आपने कि हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को आप सामने से ज्वाइन करते हो ना, तो ये बीडी सीडी एडी तीनों लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम आती है, और बीजी की जो लेंथ होती है, बीडी तो मीडियन है ऑब्वियसली, और बीजी की जो लेंथ होती है ना वो 2/3 ऑफ मीडियन की लेंथ होती है। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 30 लोग 10 दिन में काम खत्म करते हैं और हर बंदा 8 घंटे काम करते हैं एक दिन। तो 40 लोग अगर 30 लोग की जगह काम कर रहे हैं, 6 दिन में काम खत्म करना है, तो दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो अगर काम को आवर्स में कन्वर्ट किया, मैन आवर्स में कन्वर्ट किया जाए, तो 30 लोग को 10 दिन लगते हैं, तो ये मैन डे कन्वर्ट हो गया, मैन डे, 300 मैन डेज। तो 30 लोगों को 10 दिन लगते हैं, तो एक बंदे को 300 दिन लगते हैं, एंड एक बंदे को 300 दिन लगते हैं, तो मैन डे हो गया। अब 8 घंटे, 300 दिनों में 8-8 घंटे काम हो रहा है, 300 दिनों में हर दिन 8-8 घंटे काम हो रहा है, मतलब 2400 घंटे टोटल काम, 2400 घंटे मैन आवर हो गया, 24 घंटे काम हुआ। तो 30 दिन में 30 लोग 10-10 दिन काम करें,
तो एक बंदा अकेला होता तो 300 दिन काम करने होते, कितने घंटे हर दिन, 8-8 दिन। तो एक बंदा अकेला होता तो 2400 घंटे उसे काम करना पड़ता, 2400 घंटे। इसी तरह 40 इंटू 6, और जो नहीं पता हमें x मान लेते हैं, नहीं पता क्या कितने घंटे हर दिन काम करना पड़ेगा यार, तो आसानी से निकल नहीं जाएगा क्या कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, मतलब हर बंदे को 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा, हर बंदे को 10-10 घंटे काम करना पड़ेगा अगर आप ये रिप्लेसमेंट करते हैं तो बड़ा है क्वेश्चन लेकिन सिंपल है, मैन आवर्स में कन्वर्ट करो काम हो जाएगा। दोस्तों तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि 90 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 70% एक शहर से आते हैं, 30% दूसरे शहर बी से आते हैं। बी से आने वाले बच्चों का जो एवरेज है वो 20% ज्यादा है ए से आने वाले बच्चों के एवरेज, और सभी का मिला के एवरेज 53 है, तो बी का एवरेज पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं कि एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट्स एक्स मान लेते हैं, एवरेज ऑफ बी अपने आप 20% ज्यादा, मतलब 6x/5 हो जाएगा, ठीक है। ए के बच्चों का एवरेज एक्स है और 70% मतलब 63 बच्चे हैं और इसके 27 बच्चे हैं, वो आराम से आप फाइंड कर सकते हो। तो 63 बच्चे ए से आए हैं और उन बच्चों का एवरेज एक्स है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है सब में वो 63 इंटू एक्स है। 27 बच्चे बी शहर से आए हैं, उनका एवरेज 6x/5 है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल में 27 इंटू 6x/5 है, और इनका ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया ए से आने वाले बच्चों का, बी से आने वाले बच्चों का, और जो टोटल काउंट है बच्चों का वो तो 90 है। यार क्या लिखा अपने एवरेज लिखा सारे बच्चों का, ये ए से आने वाले बच्चों का टोटल, ये बी से आने वाले बच्चों का टोटल, मतलब कंप्लीट टोटल ओवर कंप्लीट काउंट। यार यही तो एवरेज होता है, ये तो एवरेज होता है, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, और एक्स हमारा आंसर नहीं, ध्यान रखना हमारा आंसर एवरेज जो भी मतलब 6x/5, तो एक्स निकालेंगे जरूर हम, लेकिन हमारा आंसर एक्स नहीं होगा, हमारा आंसर 6x/5 होगा। ये छोटी सी गलती नहीं करनी इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि एक्स तो ए का एवरेज है, राइट। सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू 63 ये हो जाता है कितना, 315 एक्स प्लस 162 एक्स बाई 5, बेसिकली 5 इज इक्वल टू 90 इंटू 53। तो 5 को भी उधर ही भेज देते हैं, तो रेफर करना पड़ेगा, हटाते हैं, जगह खाली हो जाएगी। रेफर करने के लिए 53 45 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 53 45 मल्टीप्लाई करेंगे, आसान मल्टीप्लिकेशन है, ये 265 हो जाएगा और ये 212 हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन 5832। तो बच्चा क्या है, ये हो गया आपका 477 x इज इक्वल टू 23850। आप आसानी से चेक कर सकते हो कि 50 है, x 50 है, x आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर बी का एवरेज था, मतलब 6/5 इंटू 50, 660 एवरेज है बी से आने वाले बच्चों का जो आपसे पूछा गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है इस क्वेश्चन में, टाइम बाउंड मैनर में, डिफिकल्ट मतलब टाइम कम टाइम में करने के लिए, बाकी आइडिया तो मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन का। तो अलजेब्रा के इस क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है। तो आपको आदत होनी चाहिए मैथ्स में कि जो चीजें आराम से फाइंड कर सकते हैं फाइंड कर लेनी चाहिए, पता नहीं जरूरत पड़ेगी कहाँ पड़ेगी, एक बार यहाँ तो इम्पल्स आ रहा है हमारा, इस फॉर्मूले को यूज करने के, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab bc c। देख लेते हैं कहाँ काम आएगा ये। तो ये हो गया आपका 25 माइनस ये हो गया 27 ट्वाइस इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जो वैल्यू है वो -1 है। अभी देखते हैं कहाँ इस्तेमाल होगा, क्यूब वाले में इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आगे शॉर्ट में लिखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सबकी वैल्यू डाल दो यार, उठा के इसको हटाते हैं, यहां से जगह हो जाएगी, यहां से वापस। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 125 से 3abc हमें नहीं पता, इसी के बारे में कुछ फाइंड करना है, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी 5 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम 27 है, माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन है वही तो फाइंड किया आपने, जरूरत पड़ेगी ना, माइनस और माइनस 28, राइट। तो ये 140 हो गया, ये इधर आएगा, तो -15 इज इक्वल टू 3abc। तो abc की वैल्यू कितनी होगी, abc की वैल्यू -5 होगी,
एबीसी वैल्यू -5 हो गई, तो -5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना खास यार, फॉर्मूले लगाते चले जाने और सॉल्व करते चले जाना है। समझ नहीं आता, समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी अलजेब्रा की। प्लेलिस्ट देखी होती है अलजेब्रा की तो इस क्वेश्चन की डिस्कशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ट्रिगो की एक इक्वेशन दे रखी है और ये थीटा जो 0 से 90 देते हैं ना, वो क्वेश्चन को आसान बनाने का इशारा है कि क्वेश्चन आसान है, ज्यादा सोचो। तो लग रहा है क्या यार, कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा आपने, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा -3 कॉस थीटा प्लस, राइट। चेक करके देख लो, साइन स्क्वायर थीटा को डाल दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ गया, 1 घट गया, ठीक है। फैक्टराइज कर लो यार इसे, 2 कॉस थीटा -1 और कॉस थीटा -1, ठीक है। 2 cos थीटा -1 cos थीटा -1 चेक कर लेते हैं, सही किया हमने। 2 cos थीटा आ जाएगा -2 cos थीटा -3 cos थीटा +1, बिल्कुल सही। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं करना तो cos थीटा यार या तो हाफ आएगा, cos थीटा 1 आएगा। cos थीटा 1 नहीं हो सकता क्योंकि cos थीटा 1 के लिए थीटा को 0 होना पड़ेगा और थीटा 0 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन में अटकते हैं ना, तो दोबारा जाकर देखते हैं क्वेश्चन की कौन सी चीज यूज नहीं की है। थीटा 0 नहीं होगा, इसलिए cos थीटा 1 नहीं होगा। cos थीटा हाफ होगा यार, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा अगर 60 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, थीटा अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो cosec 60 होता है 2/√3 और cot 60 होता है 1/√3। 8 + 1 9/√3, 9/√3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3√3 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि डिस्काउंट 10% का देने पर सेलिंग प्राइस 360 रुपए, तो मार्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो मार्ट प्राइस क्या रहा होगा, 360/90 × 100। ये सब आपको समझने में दिक्कत होती है तो आपको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से चैप्टर पढ़ना चाहिए, हमारी प्लेलिस्ट। 400 रुपए मार्ट प्राइस रहा होगा। अब कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा था, मतलब इतनी बड़ी बेचा रहा था तो 25% का फायदा होता, 25% का फायदा होता। तो इसका क्या मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस है 400/125 कैंसिल कर दिया, इसको 4 से इसको 5 से, तो 320 रुपए का खर्चा हुआ था उसको सामान खरीदने। तो क्या किया आपने, फिर डिस्काउंट और मार्ट प्राइस यूज, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस यूज करके आपने मार्ट प्राइस निकाला। फिर मार्ट प्राइस जो कि एक्चुअली आपका सेलिंग प्राइस भी अब हो गया है जब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, और प्रॉफिट यूज करके आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया जो आपसे पूछा गया है। सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको सही जगह से गाइडेंस मिलना चाहिए और वो सही जगह हम हैं। हम अपने आप से क्लेम करने के पहले अब प्लेलिस्ट में हम अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट को देखिए, वैरायटी ऑफ प्लेलिस्ट है, इतनी सारी चीजें, तो आपको यकीन हो जाएगा कि हम आपके लिए बिल्कुल सही डेस्टिनेशन है। दोस्तों एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर बिल्कुल आसानी से फटाफट निकाला सकता है बिना कैलकुलेशन किए। फिर भी चलो दिखा देते हैं आपको कैसे हो सकता है क्वेश्चन। इसका आंसर 9/16 आने वाला है। कैसे पता चलेगा आपको मैं बताऊंगा अभी, फिर तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ट्रायंगल एबीसी है, डीई पॉइंट्स है एबी एसी पे, सच दैट डीई पैरेलल एबीसी की, ये क्रक्स है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उससे सिमिलरिटी आएगा और उससे एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो एबीसी डीई, दोस्तों आप जानते हो ना कि ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, सिमिलर, डबल सिमिलरिटी से। और अगर सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट एबीसी, डीई ओवर बीसी का स्क्वायर है, डीई ओवर बीसी का स्क्वायर, डीई ओवर बीसी का स्क्वायर मींस 9/25। तो 9 यूनिट एरिया एडीई का है, 25 यूनिट पूरे का है। 9 यूनिट एडीई का है और 25 यूनिट पूरे का है, तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना है, 25 9 का डिफरेंस 16 हो जाएगा। तो दोस्तों एडीई का एरिया 9 यूनिट्स का है, डीसीबी ये तो निकाला, इसका एरिया 16 यूनिट का है, तो आपका आंसर 9/16 हो जाएगा। मैंने सीधा कैसे बता दिया था, मैंने ऐसे किया था, सिमिलर ट्रायंगल से इसका स्क्वायर कर दिया था, 9/25। 9 छोटे वाले का एरिया, 25 पूरे का एरिया, और डीसीबी पूरा नहीं है, डीसीबी डिफरेंशियल बचा हुआ पार्ट है। 9 पूरे का एरिया, 9 छोटे वाले पार्ट का एरिया, 9 छोटे वाला पार्ट का एरिया, 25 पूरे का एरिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया 16 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने सीधा आंसर 9/16 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में हमने
इस लेक्चर में हमने CHSL के 2019 के पेपर डिस्कस किया, मैथ्स का पोर्शन। तो आप देख रहे हो कि कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, थोड़ी कैलकुलेशन भी है, तो चीजों का फिनिशिंग टच होना बहुत जरूरी है। और फिनिशिंग टच हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लेलिस्ट्स में, अपने सारे लेक्चर्स में दे रखा है, तो प्लीज उनको देखिए। सारी वेराइटीज कवर की हैं हमने, और पॉसिबल जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनका आइडियाज डिस्कस किया है, तो उनको देखिए, पूरा फायदा उठाइए, और हर एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।